मुझे थोड़ी इस बात में भी क्लैरिटी चाहिए कि ये स्वास्थ्य मंत्री या कृषि मंत्री ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे ला सकता है। मतलब एक्टिविस्ट को ही कैसे समझाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर जो नागरिक हैं और उसमें जो काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, जैसे राइट टू रिकॉल में ही काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, वो तो ऐसे मानते हैं कि इतनी सारी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए पेस्टिसाइड तो डालना ही पड़ेगा, यूरिया तो डालना ही पड़ेगा, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं उनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन खिलाने के लिए। अब ये जबकि मेरा तो ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि ये तो हरामखोरी है कृषि विभाग की। वो फूड मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और फिर जो एग्रीकल्चर के कुछ एक्टिविस्ट है, जैसे देवांग पटेल है, देवांग पटेल कहता है कि नहीं, आप उसको 3-4 साल दीजिए उस ज़मीन को, तो वो 6 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट देती है वो ज़मीन। तो फिर ये सूचना भी लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन लोगों तक तो, अधिकतर लोगों तक तो यही सूचना पहुंची हुई है कि अधिक से अधिक जनसंख्या को खिलाने के लिए पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, ये बीज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उनको बेसिकली इस बात के लिए कैसे मनाया जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री को या कृषि मंत्री को वोट वापसी में लेकर आएंगे तो ऑर्गेनिक फूड मिलेगा हमें। लॉ लिखते हैं ना, अपन ने जितने भी लॉ प्रपोज किए हैं वो सब में बायलॉज नहीं लिखते अपन। बायलॉज जो होते हैं, अगर वो लिखेंगे अपन तो एक तो ड्राफ्ट का साइज 3 से 4 गुना जा सकता है, डबल तो हो ही जाएगा पक्का, और उसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा ड्राफ्ट का। तो मैंने सोचा हुआ है, थोड़ा टाइम निकलेगा तो, लगभग अभी फिलहाल तो नहीं, 1 साल 2 साल तो कम से कम नहीं हो पाएगा, पर 1-2 साल बाद में मेरे दिमाग में है ये कि जितने भी ड्राफ्ट है उन सबके बायलॉज लिखने हैं अब मेरे को। तो बायलॉज जो लिखेंगे, असल में ड्राफ्ट से बदलाव क्या आएगा वो बायलॉज पढ़ने से पता लगता है। अभी हम ये सब चीजें बोल बोल के समझाते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है उसको हम ये चीजें बोल बोल के समझाते हैं। बायलॉज इन द सेंस क्या है कि जब शिक्षा अधिकारी पे वोट वापसी आ जाएगी तो शिक्षा अधिकारी कौन से कानून छापेगा जिसकी वजह से बदलाव आएगा, तो वो उसको बायलॉज बोलते हैं, और वो छोटे छोटे होते हैं और काफी सारे हो सकते हैं। तो जनता को जो है वो उससे समझ आता है। तो अभी एग्रीकल्चर में जो ये बात आपने बोली ना अभी, कि भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या कर लेगा, ये एक्चुअली वो वाला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर आके क्या इस कर देगा, तो उसके लिए बहुत सारे कदम उठाएगा वो बहुत सारे कदम हमने क्या उठाएगा वो लिखे नहीं है अभी तक, और उसमें थोड़ा स्टडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी लिखेंगे तो काफी डीप में जाके जानकारियां चाहिए होती है, तो थोड़ा वो टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग वर्क भी है। तो एग्रीकल्चर का अभी जो ड्राफ्ट है हमारा वोट वापसी पे, इसके जब बाइलॉज लिखेंगे उसमें ये सब चीजें डालेंगे, तो और अभी वो निकट भविष्य में लिखना दिख नहीं रहा, तो तब तक तो हम वैसे ही समझा रहे हैं जैसे ही समझाएंगे। तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, एक्चुअली फूड मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, देश में जितना भी ये झमेला है वो पूरा उन्हीं के द्वारा किए खड़ा किया गया है, और वो चाहे तो 4 महीने में, 1 साल में, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं, पर वो गैजेट का इस्तेमाल करके इस पूरे मैटर को वापस पहले जैसा कर सकते हैं। कुल मिला के करेगा वही इंसान, वो नहीं कर सकता तो भारत में फिर कोई कर ही नहीं सकता, वही आदमी है जो ये कर सकता है, और वो फिर अगला विषय है कि वो करेगा कैसे। अच्छा, अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैसे कदम उठा सकता, वो मैं कुछ आपको कुछ पॉइंट बोलता हूँ, उससे आप उसको समझ सकते हो। पहला तो जैसे यूरिया है और ये पेस्टिसाइड है, यूरिया पेस्टिसाइड डीएपी जो भी है, तो अब आउटराइटली इसको आप बैन करोगे तो क्या होगा, एकदम से पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और खाद्य समस्या, खाद्यान्न की कमी भी हो सकती है फिर। तो अब इसका तरीका क्या है, तो इसको ग्रेजुअली कम किया जाएगा। मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने सामने से ये रखा कि भाई इस वर्ष में सब्सिडी उड़ा रहा हूं यूरिया डीएपी की, तो यूरिया की वो सब्सिडी उड़ा देगा, और
वो सब्सिडी को डायरेक्ट जनता के खाते में भेजेगा। देखो ये जरूरी बात है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है कि जो सब्सिडी को गायब किया, तो असल में सब्सिडाइज होने के कारण वो सस्ता हुआ ना। तो एक फूड सब्सिडियां जितनी भी वो खत्म करेगा हार्मफुल चीजों से, वो एमआरसीएम का जो खाता है ना, उस खाते में चली जाएगी। अब एमआरसीएम नहीं आया तो क्या होगा, तो वो डायरेक्टली फूड सब्सिडी खाते में भेजना शुरू करेगा। तो वो सीधा आपके पास आने लग गया एक्स्ट्रा मनी। मान लो 100 रुपया आया, 200 रुपया आया, जो भी आया, वो पहले यूरिया में जा रही थी, डीएपी में, पेस्टिसाइड में, अब वो किधर गई, आपके पास आ गई। तो वो आप जो फूड खरीद रहे हो उसके अंदर वो पैसे का इस्तेमाल करोगे तो वो कॉस्ट बराबर हो गई। फिर दूसरे साल में या तीसरे साल में वो क्या करेगा, कुछ जीएम फसलें बैन करेगा, सभी नहीं, कुछ, ठीक है। बीटी को कंप्लीट बैन करेगा और पहले से बोलेगा भाई मैं बीटी अगले साल बैन करने वाला हूं और ये फसलें अगले 2 साल में मैं ये बैन करने वाला हूं, और बाकी चालू रहेगी। और फिर अच्छा उसने सब्सिडी हटा, सब्सिडी जो है पहले साल वो 20% सब्सिडी रिमूव करेगा, या चलो 50% करेगा, अगले साल 20% फिर से करेगा, उसके अगले साल 100% सब्सिडी रिमूव कर देगा, और 2 साल बाद में वो इस पे टैक्स ज्यादा कर देगा यूरिया डीएपी पे। तो ऐसे करके एक 5 साल का स्ट्रक्चर रखेगा वो, जिसके अंदर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे जीएम फसलों को बैन कर रहा है। और उसमें भी कुछ जीएम फसलें हैं उनको इंस्टेंटली वो 1 साल बाद ही कर सकता है, कुछ को टाइम देगा, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, उसको टाइम देना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो करता रहेगा। पेस्टिसाइड कंप्लीट ही बैन कर देगा, और वो बैन करेगा तो ये तो एग्रीकल्चर का मैटर है, अभी लोगों ने फसलें दे रखी है, तो वो अगले साल के लिए नोटिफिकेशन देगा कि अगले साल 1 जनवरी से पेस्टिसाइड कंप्लीट बैन रहेगा और यूरिया इसमें ये रहेगा। एक और कदम वो क्या उठाएगा, उसके बाद में वो क्या कर सकता है कि और एक कोटा बनाएगा। क्या है, आपने देखा होगा पटवारी वगैरह होते हैं ना, उनके पास में पूरा डिटेल रहता है कि उसके पंचायत में कितना जमीन है जिसपे खेती होती है, कितना जमीन है किसके पास, और कितना जमीन है जिसपे खेती होती नहीं है, ये उसके बाद डेटा रहता है। तो वो जो डेटा है पहले से, अब वो क्या करेगा, जो जो लोग लैंडलॉर्ड्स है जिनके पास जमीनें हैं, उसको एक कार्ड निकलवाना पड़ेगा यूरिया का, ठीक है ना, या यूरिया डीएपी का। तो उसमें क्या रहेगा, उसको पर, पर बीघा पे कितना यूरिया या पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड तो खैर कंप्लीट ही बैन रहेगा, पर कितना यूरिया उसको मिल सकता, ये उसको उससे मिलना शुरू होगा। तो उससे क्या है कि वो उससे ज्यादा डाल ही नहीं सकता, लाएगा किधर से। तो ऐसे करके वो ये कंट्रोल्ड यूजेस जिसको बोलते हैं ना, वो करना शुरू करेगा। अभी फूड एडल्ट्रेशन जो आ रहा है ना हर चीज में, उसकी एक वजह ये है, भारत में क्या है, ये जितना भी पेस्टिसाइड और जहरीले टॉक्सिक केमिकल्स है उनका कोई रेगुलेशन होता ही नहीं है। पैसा दो, फेंको, मर्जी पड़े जितना ले आओ और मर्जी पड़े जितना घुसा दो। पर जैसे सिलेंडर है अब थोड़ा डिरेगुलाइज हो रहा है, पर आज के 5 साल पहले तक आदमी को एक ही सिलेंडर मिलता था और एक ही मिलता था, दूसरा मिलने का सवाल ही नहीं था। बाद में 2 मिलते थे रिप्लेसमेंट के हिसाब से, एक भरा हुआ रहेगा, एक ऐसे रिप्लेस होता था। और ब्लैक में लेने जाते थे सिलेंडर तो पैसा सीधा डबल लगता था, ध्यान होगा आपको, मतलब सीधा 2 गुना पैसा दोगे तो सिलेंडर भरने में आता था। तो वो जो चीज का यूजेज को कंट्रोल करना हो, कि भाई एक ही आदमी 10 सिलेंडर, बड़ा आदमी है, फार्म हाउस है, उसके पास घर है 2-4, वो एक ही आदमी 20-20 सिलेंडर लेके ना बैठ जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको रेगुलराइज किया सिलेंडर को। ऐसे यूरिया पेस्टिसाइड, मतलब यूरिया और ये टॉक्सिक केमिकल जो भी फूड में काम आते हैं, वो सबको वो किया जा सकता है एक्चुअली में, इसके यूजेस को रेगुलराइज किया जा सकता है कि आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप खरीद पाते हो, और आपके पास लैंड नहीं है तो बस आपके पास वो कार्ड ही नहीं है, तो हर कोई से खरीद भी नहीं पाओगे। जैसे होता है ना भाई, उसके कार्ड पे खरीद दिया, इसके कार्ड पे खरीद दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। और जो खेती कर रहा है उसको ही पहले उतना ही मिल रहा है, तो वो कहां से लाके देगा आपको। तो उससे क्या हुआ, इनके अंदर ये टॉक्सिसिटी की खपत है वो, मतलब देखो 2 प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है कि टॉक्सिन और ये सब डालना, और दूसरा उसकी परमिशन की लिमिट से 4 गुना 5 गुना डालना। तो ये दूसरा वाला जो लॉस है 5 गुना,
उसको कंट्रोल करने का ये तरीका है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है और हेल्थ मिनिस्टर है वो ये वाला काम भी कदम उठा सकते। अब खाने की समस्या हो जाएगी, वो बात बराबर है, मतलब वैलिड आर्गुमेंट है। और पहले तो ये देखो कि खाने की समस्या हुई कब थी, तो 67 में, 66 में, 65, सॉरी 65 67, ठीक है, बड़ी समस्या थी। तो उस समय उन्होंने गलत रास्ता लिया। सही रास्ता क्या था? लैंड रिफॉर्म्स। मतलब देखो ये एम्प्टी लैंड टैक्स जो लॉ है उसके साथ में इसका आंसर वहीं से मिलेगा आपको एड में। क्योंकि समस्या क्या है, जितनी जमीन है उसके ऊपर खेती नहीं होती है असल में। मतलब जितनी कैपेसिटी है उसके 10% हिस्से, 5% हिस्से पे भी खेती नहीं होती है भारत में। और नहीं होती है उसका रीजन है, एक तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए कभी। जैसे गुजरात में लैंड रिफॉर्म्स हो गए थे तो वहां पे खेती का रकबा बढ़ गया, तो वहां पे खाद्य अनाज की समस्या 40-50 के बाद में हुई नहीं है कभी। तो अब क्या होता है, भारत ने जो लैंड रिफॉर्म्स तो करने नहीं थे इनको, तो जब अनाज की कमी हुई तो फिर सोचा अभी बोलो जमीन बढ़ाएं और इरिगेशन पे काम करें, इरिगेशन डेवलप कर दें, जमीन पानी का स्तर ऊपर ले आए, इरिगेशन डेवलप कर दें और जमीन पे ज्यादा खेती हो वैसा सिस्टम बनाए। तो उसके लिए पहला पॉइंट था जमीन। तो जमीन में लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, खेती करोगे किधर? तो लैंड रिफॉर्म्स करने नहीं थे इनको। तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं करने थे तो रास्ता ही एक बचा था इनके पास, जीएम फूड लेके आओ। तो ये बस 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन में, मतलब वो हरित क्रांति में जीएम फूड लेके आना पड़े इनको। तो रास्ता असल में वहीं से गलत हो गया हमारा, उसी को हम भुगत रहे हैं। वहां से ये शुरू हुआ और दूसरा शॉट 1991 में आया, एफडीआई। तो ये दो तरफ से, दो बार, दो राउंड में ये पॉइंट से हम फंसे। तो अब आप बोल रहे हो बैन होगा तो उपज कम होगी, तो देखो इसका आंसर एंड में आपको एम्प्टी लैंड टैक्स में मिलेगा। एम्प्टी लैंड टैक्स कानून आएगा, वो एक्चुअली लैंड रिफॉर्म करता है। तो खेती का रकबा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि होल्डर जितने भी हैं वो जमीन छोड़ना शुरू कर देंगे, उनकी सारी जमीन मार्केट में आने वाली है, एग्रीकल्चर भी आएगी और डोमेस्टिक भी आएगी। तो जब वो जमीन मार्केट में आएगी तो सस्ती हो जाएगी और काफी लोग हैं उनके जमीन का में हिस्सा बढ़ेगा। 2 बीघा 5, 2 बीघा वाला 5 बीघे पे चला जाएगा, 1 बीघा वाला 3 पे पहुंचेगा। ऐसे करके वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। काफी भूमिहीन है वो भू मालिक हो जाएंगे। उसके बाद में इरिगेशन पे थोड़ा काम किया तो वो सारी जमीन के ऊपर खेती होना शुरू होती है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, जो भाई खेती लायक जमीन जितनी है उसका 10%, 5% पे तो तुम खेती कर रहे हो। और जब बोल रहे हैं अभी अनाज कम है तो तुम बोल रहे हो इसी इसी जमीन पे हम उपज को 4 गुना करेंगे। अरे भाई जमीन बढ़ाओ ना, जो जमीन पड़ी है फालतू में जिसपे खेती हो सकती है उस पर खेती क्यों नहीं हो रही है? तो उसका आंसर एम्प्टी लैंड टैक्स। और फिर जल संसाधन मंत्री है, उसको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा इरिगेशन पे। और पानी का भूजल स्तर है उसको बचाने पे, मतलब छोटे मोटे तालाब बनाना, एनीकट बनाना, फव्वारा सिंचाई, ये फव्वारा क्या आजकल तो वो ड्रॉप वाली आ गई ना, तो ड्रॉप वाली उसका स्ट्रक्चर होना। और इस तरीके से नहरेबाजी ये वो सब। और पानी का स्तर ऊपर उठ ले इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग वाले प्लान ये वो सब। पानी के मीटर लगाना ताकि पानी 80% जो वेस्टेज जा रहा है शहरों में पानी, वो उसका वजह है पानी के मीटर नहीं है। तो पानी के मीटर लगवाना, जैसे अजमेर है वहां पे पानी का मीटर होगा नहीं, नाला जाता है बस चलता रहता है, वो पानी का मीटर नहीं है। तो ऐसे करके ये सब करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत बीघे के बीघे, एकड़ के एकड़ जमीनें पड़ी रहती है, वो उस पर कोई खेती नहीं करते। और वो चाहे तो उसके ऊपर कुआं खुदवा देंगे, या फिर वो नलकूप लगवा सकते हैं, बोर लगवा सकते हैं, वहां पे वो खेती कर सकते हैं एक्चुअली। और वो ऐसी पड़ी रहती है, खेती क्यों नहीं करते? उसकी वजह है, वजह क्या है कि जमीन महंगी है। तो कोई भी आदमी जमीन खरीद के खेती करने जाएगा तो बर्बाद ही हो जाएगा वो, क्योंकि जमीन इतनी महंगी है। 10 लाख बीघा का जमीन है, 5 लाख बीघा का जमीन है, उसके ऊपर क्या तुम 1 बीघा में खेती होती नहीं है, 2-3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा चाहिए होता है, मतलब कम से कम 3 एकड़, 4 एकड़ तो चाहिए होती है ना, वरना खेती का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अब मतलब मैं अभी आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ कि अजमेर में 4 एकड़ जमीन खरीदो, अजमेर से 10-20 किलोमीटर दूर, तो आप 10-20 किलोमीटर दूर जाके 5 लाख बीघा के हिसाब से जमीन खरीदोगे, 5 बीघा 25 लाख में। तो साला आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें तो जितनी उपज होगी उसमें तो घाटा है, आपका ब्याज भी कवर नहीं होता एक्चुअली में, क्योंकि जमीन महंगी है। तो 5 बीघा जमीन का 25 लाख आपका लगा के अब आप खेती करते हो तो आप सोचोगे अरे यार
कोई दूसरा धंधा कर लेते हैं ना जिसमें पैसा तो बनाएंगे, यहाँ पे तो साला उल्टा जा रहा है। तो ये वजह है जमीन की कीमतें महंगी, तो बहुत सारी जमीनें इसलिए ऐसे पड़ी है। अब मान लो मैं 1 लाख रुपया बीघा कर देता हूँ जमीन को, तो आप क्या सोचोगे, साला 5 लाख में 5 बीघा जमीन ले लेते हैं और अपने खाने पीने के लिए जो भी चीजें उगानी है अपन अपने 5 बीघा में आराम से उगा सकते हैं। तो आप वहीं पे आलू भिंडी प्याज ये वो उगा सकते हो, सब्जियां उगा दोगे, या कुछ थोड़ा 2 बीघा में गेहूं डाल दिया, कुछ ठेके पे दे दिया, मजदूर रख लिए। ऐसे करके जमीन की कीमत का बहुत बड़ा रोल है। तो जिनके पास जमीनें हैं बड़ी बड़ी, वो ऐसे ही रख के रखते हैं, वो खेतियां करते नहीं है एक्चुअली में, और करते हैं तो उनको जमीन की कॉस्ट नहीं पड़ रही है, इसलिए उनको वो खेती करना चलता है। पर नया आदमी एंटर क्यों नहीं कर रहा खेत में? अब नए आदमी जो कर रहे हैं वो तो कारपोरेट एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा से बड़ा लैंड का बैंक खड़ा करते हैं और पूरा का पूरा एक तरह से इंडस्ट्री हो जैसे, इस टाइप से 200 बीघा 500 बीघा के अंदर वो पूरी खेती शुरू करते हैं, जो कि अब ये चलन बढ़ता जाएगा, छोटे लोग हैं वो जमीन खोते जाएंगे और बड़ी फार्मिंग, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट फार्मिंग वो बढ़ती जाएगी अब, और वजह वही रहेगी जमीन। तो हमको क्या करना चाहिए, जमीन की कीमतें कम लानी पड़ेगी असल में, तो खेती का रकबा मतलब कई गुना बढ़ जाने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मीट बैन करना चाहिए, एक्सपोर्ट मीट, मतलब ये पानी की समस्या से जुड़ा हुआ मैटर है एक्चुअली में, कि जितनी सब्सिडी जाती है ना फार्मिंग के नाम पे, तो वो बहुत सारी सब्सिडी है वो एक्चुअली में नॉनवेज की तरफ घुस जाती है। तो इनडायरेक्ट सब्सिडी का ये सबसे बड़ा लॉस है। जैसे मैं बताता हूँ, दुनिया भर में जो जमीन है जिसका खेती में इस्तेमाल होता है, तो दुनिया भर की जमीन में से 80% जमीन है वो नॉनवेज इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होती है। केवल 20% ही आदमी के वेज खाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। 80% पे जमीन पे जो फूड उगता है वो एक्चुअली नॉनवेज इंडस्ट्री में जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि क्या कहना चाह रहा हूं, कि जैसे एक एक फार्म हाउस पकड़ो, पिग फार्म, जैसे भारत में एक पिग फार्म है या मुर्गी का फार्म है, पिग फार्म है, बकरी फार्म है, ये मीट प्रोडक्शन इकाइयां होती है असल में। ये पिग पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं और फिर बेचते हैं और वो कट के एक्सपोर्ट हो जाता है। काफी सारे पिग फार्म है भारत में। ऐसे ही बकरी के फार्म भी हैं बहुत सारे। भीलवाड़ा में भी एक खुला था, कुछ 1000 2000 बकरी का। तो वो बकरे पालते हैं और वो बकरे को खिला पिला के बड़ा करके बाद में बकरा बिकता है। और ऐसे ही करके मुर्गी वाले तो आपने देखे होंगे। तो होता क्या है, वो पिग को जो खिला रहे, तो देखो फूड पे सब्सिडी है, एग्रीकल्चर पे बहुत सारी सब्सिडी है, तो वो पिग को सुबह शाम बहुत सारा अनाज खिलाना पड़ता है, बहुत सारा ग्रेन चाहिए उसको, बहुत सारी चीजें चाहिए, और वो जितनी भी चीजें उग रही है ना, वो सारी की सारी के ऊपर वो सब सब्सिडाइज है असल में। तो वो सब सब्सिडाइज है, तो सब्सिडी गई, अनाज उगा, और वो अनाज किसको खिला दिया उन्होंने? पिग को खिला दिया। और वो पिग ने खाया सस्ता अनाज, तो उससे क्या हुआ, वो सब्सिडी गलत वे में चली गई। दूसरा, वो अब इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ो वाटर की, तो पानी की एक बड़ी समस्या का वजह यह है कि बहुत सारा पानी है वो मांस इंडस्ट्री कंज्यूम कर लेती है सब्सिडी पे। जैसे अनाज ये उगा था, कितना पानी लगा था, वो सारा पानी गया, फिर वो पानी किसने, वो अनाज कौन खाया? पिग खाया। फिर क्या किया इन्होंने, पिग को काटा, उसका मांस बना के एक्सपोर्ट किया। तो उन्होंने एक्सपोर्ट किया, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मांस। पर ऐसे करके आप गूगल करना तो आपको आंकड़े मिलेंगे, एक किलो मांस के ऊपर साला 70 80 लीटर इन्वेस्ट होता है पानी का, तभी जाके 1 किलो मांस बनता है। तो वो 70 80 लीटर हमारा तो खत्म हो गया, और वो कहाँ गया? वो देश से बाहर चला गया एक्चुअली में। तो वाटर रिसोर्स है, उसको ठीक करना, उसके अंदर नॉनवेज सब्सिडियां सब खत्म करना, और उसका सिंपल रूट क्या है? सब्सिडी पूरा हटाओ, सब्सिडी डायरेक्ट कर दो, तो अपने आप ही नॉनवेज वाली हो गई बंद। तो जैसे ये एक स्टेप हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कदम इसमें आएंगे। फिर गाय का आएगा, अच्छा, फिर ट्रैक्टर की सब्सिडी बंद करना, और गाय का, और गाय को प्रमोट करना, गोचर भूमि बढ़ाना, और इरिगेशन ठीक करना, और उसके बाद में ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए दूसरे कदम, जैसे सिक्किम, आप सिक्किम गूगल करो, पूरा सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है अब, पूरा का पूरा, ठीक है ना।
वो अब वो किसने किया? कोई आदमी ने, आपके हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने किया क्या? तो सरकार के लिए मिनटों का खेल होता है, 1 मिनट का काम है, उनके पास इतनी ताकत है। तो उन्होंने पूरे सिक्किम को ही ऑर्गेनिक कर दिया। तो सिक्किम के अंदर इनऑर्गेनिक चीज ही नहीं है, सारी ऑर्गेनिक हो गई। तो ऐसे पूरा भारत हो सकता है, कुछ नहीं है, वो चाहे तो वो कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए इसी तरीके के बहुत सारे लॉ बाई लॉज वो बना सकते हैं। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ये चाहे तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर कर सकते हैं। और एक बार एग्रीकल्चर पे वोट वापसी आ गया तो उसको, वो अपने आप एम्प्टी लैंड टैक्स की मांग को खड़ी करवाने में मदद करना शुरू कर देगा कि भाई एम्प्टी लैंड टैक्स लेके आओ, ताकि हर आदमी खेती कर सके, हर आदमी, हमारा उपज का रकबा बढ़े। ये सब भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो वो एम्प्टी लैंड टैक्स को आगे पर प्रमोट करने के ऊपर वो भी काम करना शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से इसमें काफी सारी चीजें हैं, मतलब लिखने जाएंगे बहुत हो जाएगा। अभी तो मैं लिखा नहीं हूँ, कुछ साल 6 महीने बाद में मैं एग्रीकल्चर का ड्राफ्ट लिखूंगा, तभी उसमें ये सारे बाइलॉज ऐड करूंगा। पर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कदम है जो वो उठाना शुरू करेगा, और 2-3 साल के अंदर, 4 साल 5 साल के अंदर भारत में सारा कुछ वो वापस ऑर्गेनिक कर देगा, और कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी और कमी भी नहीं आएगी।